नमस्कार मित्रों, मैं हूं राकेश अचल और आप देख रहे हैं चक्षुदर्शी का ये सायंकालीन अंक। सायंकालीन अंक में कुछ बातें ऐसी हैं जो सुबह से हवा में तैर रही हैं, और हवा में तैर रही बातों में से एक खास बात है कांग्रेस का हाइड्रोजन बम, जो अभी तक चला नहीं है। और इस हाइड्रोजन बम का इंतजार पूरा देश बड़ी उत्सुकता से कर रहा है। लेकिन इस उत्सुकता के बीच में लोकसभा में प्रतिपक्ष के नेता राहुल गांधी ने आज एक छोटी सी पत्रकार वार्ता करके कुछ मिसाइलें जरूर छोड़ दी मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार साहब पर। अब ज्ञानेश कुमार साहब इस मिसाइल से अपने आप को बचा पाएंगे आने वाले दिनों में या नहीं बचा पाएंगे, ये कहना मुश्किल है। लेकिन राहुल गांधी ने उन्हें 7 दिन का समय दिया है। और वो समय क्या दिया है, जैसे आपको याद हो, कर्नाटक में उन्होंने महादेवपुरा विधानसभा क्षेत्र में वोटों की चोरी का एक विस्तृत मामला उजागर किया था। और उसके जवाब में हमारे मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार जी ने कहा था कि लोकसभा में प्रतिपक्ष के नेता जब तक इस हलफनामा अगर 7 दिन में नहीं देते हैं तो उनके आरोपों को बेबुनियाद माना जाएगा। और उन्होंने बड़ी नेताओं की तरह कहा था कि मैं अपने मतदाताओं की सुरक्षा करूंगा, हर हालत में करूंगा। लेकिन अभी आज राहुल गांधी ने जो पत्रकार वार्ता की उसमें कर्नाटक का एक क्षेत्र अलंद और दूसरा महाराष्ट्र का राजौरा, इन 2 क्षेत्रों में मतदाता सूचियों से कैसे कांग्रेस के समर्थकों को विलुप्त किया जाता है इसके साक्ष्य प्रस्तुत किए। उन्होंने ये साक्ष्य प्रस्तुत किया और एक तरह से जो बताया वो ये है कि ये साइबर क्राइम का मामला है। भारतीय जनता पार्टी की जो साइबर टीम है वो अलग अलग राज्यों में बैठ करके अलग अलग मोबाइल नंबरों से अलग अलग क्षेत्रों के मतदाताओं को, जो कांग्रेस के समर्थक होते हैं, उन्हें विलोपित कर सकती है। उसने करके दिखाया है। और ये कैसे संभव होता है कि वो अलग फोन से आप ऑनलाइन डिलीटेशन होता है कि आप अलग फोन से आवेदन करते हैं डिलीट नाम कराने का, और वहाँ से एक OTP आता है और उस OTP को आप कंफर्म करते हो, आपका नाम डिलीट हो जाता है। तो उन्होंने 2 उदाहरण रखे। एक मामले में अलग अलग नंबरों से और एक ही व्यक्ति ने कुल 36 सेकंड में 10 नामों को उड़वा दिया। 36 सेकंड में आप ढंग से सांस भी नहीं ले सकते, एक फॉर्म भरना तो दूर है। लेकिन उस व्यक्ति ने जो साइबर ऐप जो एप्लीकेशन डेवलप की उसके आधार पर ये 36 सेकंड में 10 लोगों को, और एक दूसरे ने अलग अलग राज्यों के जो टेलीफोन नंबर्स हैं उन लोगों ने 12 मिनट में 12 लोगों के नाम उड़वा दिए। और राहुल गांधी ने इसको केवल दिखाया ही नहीं, उन्होंने 2 साक्ष्य प्रस्तुत किए। एक गोदाबाई को लेके आए और दूसरे वो सूर्यकांत को लेके आए। गोदाबाई ने कहा हमें तो पता ही नहीं है, हमने तो कभी अपना आवेदन डाला ही नहीं, हमारे पास तो कोई OTP का कोई चक्कर नहीं, लेकिन हमारा नाम उड़ गया है। ऐसे ही सूर्यकांत साहब का है, ये भी कर्नाटक के हैं। सूर्यकांत साहब को पता तब चला जब उनके पड़ोसियों ने बताया। फिर उन्होंने अपनी पड़ोसन से या बेटी भतीजी से उसकी जब तायद कराई तो पता चला उनका नाम तो उड़ ही चुका है और उन्होंने कभी आवेदन ही नहीं किया। तो इस मॉडस ऑपरेंडी को सीधा सीधा राहुल गांधी ने कहा कि ये क्राइम है, साइबर क्राइम है। जैसे बैंक से लोग, जमतारा वाले लोग बैंकों से जो बेचारे निर्दोष लोग होते हैं, वो जो बहुत ज़्यादा टेक्निक नहीं जानते, उनको बेवकूफ़ बना के उनके खातों से पैसे उड़ा लेते हैं, ठीक वैसे ही उसी तर्ज पर लोगों के मतदाता सूचियों से नाम जोड़ दिए जाते हैं, मतदाता सूचियों में नाम क्या कहते हैं हटा दिए जाते हैं। और इसमें देखिए पहले की स्थिति में तो ये था कि BLOs पर ये आरोप लगता था, लेकिन अब तो तकनीक है और उसके लिए उन्होंने सीधे सीधे कहा, सीधा आरोप लगाया नाम लेकर के कि इस सारे अपराध की जड़, इस सारे अपराध का नियंत्रण मुख्य चुनाव आयुक्त के हाथ में है, ज्ञानेश कुमार जी के हाथ में है। वो इसके लिए दोषी है, वो उन लोगों की मदद कर रहे हैं जो लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि ये संवैधानिक काम नहीं है, यह संवैधानिक काम है और इसके लिए आपको जवाब देना चाहिए। उन्होंने कहा कि देखिए हम आरोप लगाए तो बात अलग है,
कर्नाटक की सीआईडी ने इन मोबाइल नंबरों का पता, इनकी आईडी और तकनीकी जानकारी मांगने के लिए केंद्रीय चुनाव आयोग को 1 2 नहीं 18 स्मरण पत्र भेजे कि भाई हमने मुकदमा दर्ज किया है, ये गलत तरीके से लोगों के नाम मतदाता सूची से हटाए जा रहे हैं, हम इसकी जांच कर रहे हैं, तो हमें ये जानकारी दीजिए। लेकिन केंद्रीय चुनाव आयोग ने ये जानकारी कर्नाटक की सीआईडी को नहीं दी। सीआईडी को छोड़ दीजिए, कर्नाटक के जो मुख्य चुनाव आयुक्त थे प्रदेश के, उन्होंने भी ये जानकारी मांगी, उनको भी नहीं दी। अरे भाई क्यों नहीं दी, क्या दिक्कत है? आप हर जानकारी देने में कोताही क्यों करते हैं? कोई मतदाता सूचियों की कॉपी मांगे, उसकी सॉफ्ट कॉपी, उसकी हार्ड कॉपी, तो आपको दिक्कत है। वीडियो आप देते नहीं है, वीडियोग्राफी में आपको कहता है भैया लोगों की गोपनीयता भंग हो जाएगी। अरे भाई मतदाता सूची में कौन सी गोपनीयता है? मतदाता सूची जब सार्वजनिक होती है तो बीएलओ के दफ्तर के बाहर, मतदाता केंद्र के बाहर चस्पा होती है, तो उसमें सबके फोटो लगे रहते हैं। तो इसी तरह से अगर केंद्रीय चुनाव आयुक्त ना नुकुर कर रहा है कि इन सीआईडी को ओटीपी के डिटेल्स देने में, उनका जो डिवाइस डेस्टिनेशन है वो देने में, उसका और आईपी देने में, तो इससे क्या है कि लगता है कि चोर की दाढ़ी में तिनका है। अन्यथा मुख्य चुनाव आयुक्त को क्या पड़ी किसी के लिए वोट हटवाने और कुछ जुड़वाने का? उनका जिम्मा तो ये है कि देश में स्वतंत्र और निष्पक्ष और भय रहित वातावरण में चुनाव हो, इसलिए उनको चुना जाता है केंद्रीय चुनाव आयुक्त। और अब वो ऐसा न करके, बकौल राहुल गांधी, वो भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, वो उन शक्तियों के लिए काम कर रहे हैं जो लोकतंत्र की दुश्मन है, लोकतंत्र को धीरे धीरे नष्ट कर रही हैं। तो अब ऐसे में देखिए, पहले तो जब महादेवपुरा का मामला उजागर हुआ था तो पत्रकार वार्ता में हमारे ज्ञानेश कुमार जी जो मुख्य चुनाव आयोग थे बहुत बरसे थे राहुल गांधी पर, कहा था वो 7 दिन में एफिडेविट नहीं देंगे तो मान लिया जाएगा कि वो झूठा बोल रहे हैं, लेकिन उन्होंने तो एफिडेविट नहीं दिया और आपने जांच नहीं कराई, जबकि आपके कई पूर्ववर्ती मुख्य चुनाव आयुक्त इस बात के लिए राहुल गांधी का समर्थन कर चुके हैं कि उन्होंने अगर जो मुद्दा उठाया है उसकी जांच तो आप कराइए। आप जांच से भी बच रहे हैं, आप जवाब भी नहीं दे रहे हैं। और उसके बाद अब महादेवपुरा के बाद अलंदा आ गया, राजौरा आ गया, तो ये सिलसिला लंबा चलने वाला है। अब ये बम 1 2 नहीं फूटेंगे, मिसाइलें चलेंगी, बम चलेंगे और जाने क्या क्या होगा। और हाइड्रोजन बम भी चलेगा। हाइड्रोजन बम का इंतजार पूरा देश कर रहा है, क्योंकि ये हाइड्रोजन बम लगता है कि बनारस में फोड़ा जाएगा, क्योंकि बनारस में भी जिस ढंग से लोकसभा चुनाव के समय माननीय प्रधानमंत्री पहले पीछे गए, फिर बिजली चली गई, फिर 3 घंटे तक मतगणना रुकी रही, फिर मतगणना शुरू हुई और प्रधानमंत्री जी 1.5 लाख वोट से जीत गए। इस देश में प्रधानमंत्री 1.5 लाख वोट से जीते हैं, ये हास्यास्पद है, क्योंकि उन्हीं के कैबिनेट के बहुत से मंत्री, खुद अमित शाह साहब 5 लाख 6 लाख वोट से जीतते हैं, और उनके ही कैबिनेट में बहुत से मंत्री 2.5 लाख 3 लाख 4 लाख वोट से जीतते हैं, और माननीय प्रधानमंत्री 1.5 लाख वोट से जीतते हैं। मतलब ये है कि घल्लू घारा कहीं ना कहीं है, और शक की सुई अब सीधे सीधे इधर उधर न जाके केंद्रीय चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर टिक रही है, क्योंकि ज्ञानेश कुमार की जिस ढंग से नियुक्ति भारत सरकार ने की, उनकी नियुक्ति प्रक्रिया को बदला, उसमें से देश के मुख्य न्यायाधीश को बाहर किया और अपना बहुमत बढ़ा गया, तो उससे उसी दिन से ये शक हो गया था कि ये सरकार कुछ गड़बड़ करने जा रही है। ज्ञानेश बाबू पहले से हमारे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह साहब के साथ काम कर चुके हैं, तो उनका इसलिए भाजपा के लिए काम करना, अगर वो कर रहे हैं तो कोई अस्वाभाविक नहीं है। लेकिन इस इतने बड़े देश में, इतने बड़े गणतंत्र में, जहाँ के एक जमाने में चुनाव को एक बहुत बड़ा अजूबा माना जाता था, दुनिया के 40-50 देशों के पर्यवेक्षक चुनाव देखने आते थे कि आखिर भारत में इतना बड़ा चुनाव आयोग करा कैसे लेता है। तो उस चुनाव आयोग ने इस चुनाव प्रक्रिया की विश्वसनीयता को, इसकी पारदर्शिता को मिट्टी में मिला दिया है। अगर ज्ञानेश कुमार साहब ये नहीं करना चाहते थे तो उनके पास 3 विकल्प है। पहला विकल्प कि वो राहुल गांधी ने जो आरोप लगाए हैं अलंद और राजौरा में गलत तरीके से नाम हटाने के मतदाता सूची की, तो उसके तत्काल जांच कराएं, और जांच भी किसी सेवानिवृत्त जज से कराएं, जुडिशियल जांच कराएं। हालांकि आजकल जुडिशरी को लेकर भी लोगों में बहुत ज़्यादा
यकीन नहीं है, फिर भी एक तरीका हो सकता है। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि वो गलत जानकारी देने के आरोप में सीधे अदालत जाएं, राहुल गांधी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराएं। और तीसरे, अगर उनमें नैतिकता है और उन्हें लगता है कि उनके कार्यकाल में ये इतना घल्लूघारा हो गया है SIR से लेकर के नाम जोड़ने, नाम काटने का, तो नैतिकता कहती है कि वो अपने पद से इस्तीफा दे दें और भारत सरकार से कहें कि भाई अब देश के विपक्ष के नेता का हमारे कामकाज पर यकीन नहीं है तो आप कोई दूसरा मुख्य चुनाव आयुक्त बना लो, हम चुनाव नहीं कराएंगे। लेकिन मजे की बात यह है कि हमारे मुख्य चुनाव आयुक्त इन तीनों विकल्पों पर काम करने के लिए तैयार नहीं है। और मजा तब आता है कि जब जैसे ही इधर राहुल गांधी मुख्य चुनाव आयुक्त पर आरोप लगाते हैं तो पीड़ा किसको होती है? भारतीय जनता पार्टी को। भारतीय जनता पार्टी के तमाम प्रवक्ता एक सुर में राहुल गांधी पर चढ़ बैठते हैं, राहुल गांधी पर प्रहार करने लगते हैं, अपनी मिसाइलें छोड़ने लगते हैं। और खुद ज्ञानेश कुमार भी चुप नहीं रहते, ज्ञानेश कुमार भी कुछ ना कुछ कहते हैं, या फिर बगलें झांकते हैं, या फिर गलत जानकारी देते हैं। तो ऐसे में अब ये जो चुनाव आने वाले दिनों में विभिन्न राज्यों में होने हैं, बिहार में होना है, बंगाल में होना है, असम में होना है, तो ये चुनाव आखिर इन चुनाव आयुक्त के देखते कैसे होंगे पारदर्शी चुनाव? क्योंकि ये तो खुद आरोपों से घिरे हुए हैं। तो अब दो ही तरीके बचे हैं कि या तो राहुल गांधी के आरोपों की जांच कराई जाए, अगर आरोप गलत निकले तो राहुल गांधी के खिलाफ कार्रवाई की जाए, और अगर आरोप सही निकले तो फिर मुख्य चुनाव आयुक्त या इस पूरी घाल मेल के, इस जालसाजी के पीछे जो लोग हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। और ये मामला देखिए, कर्नाटक में तो CID ने FIR दर्ज कर ली है, वो अपना काम करेगी। अगर ज्ञानेश कुमार जी अपना काम नहीं करेंगे तो वो अपना काम करेगी। और आज देश में अगर साइबर के जरिए, साइबर एप्स के जरिए धोखाधड़ियां हो रही हैं, बैंक के अकाउंट खाली किए जा रहे हैं, तो उन्हें भी पकड़ने की टेक्निक विकसित हो गई है। हमारी जो पुलिस है अलग अलग राज्यों की, जालसाजों को जो बैंकों से लाखों करोड़ों रुपए गायब कर देते हैं निर्दोष लोगों के, वो अगर मेहनत करेंगे तो ये वोट चोरी के मामले को भी पकड़ने में कामयाब होंगे। आज नहीं तो कल होंगे। और मैं ये आपको बता दूंगा, आप कहीं लिख कर रख लीजिए कि ज्ञानेश बाबू अपने इस आरोप से बच नहीं सकते। वो पद पर रहें तो पद पर रहने के बाद भी उनके खिलाफ कार्रवाइयां होंगी, जांचें होंगी, और अगर वो दोषी पाए गए तो उन्हें जेल जाना पड़ेगा। इसलिए बेहतरी इसी में है कि ज्ञानेश बाबू अभी अपने पद से इस्तीफा दें, पद की गरिमा को बनाए रखें, और सरकार से कहें कि भैया आप दूसरा मुख्य चुनाव आयुक्त बना लो। और बेहतर हो कि अब तो ज्ञानेश बाबू ये छोड़ के सब नौकरी चाकरी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाएं। लोकसभा का चुनाव 2029 में आएगा, तब लड़ लें, तब तक संगठन में काम कर लें, RSS से कुछ ट्रेनिंग ले लें जो उनके काम आएगी। और उनके परिवार के में बहुत से लोग नौकरशाही में हैं, IAS हैं, IPS हैं, IRS हैं, तो उन्हें रोजी रोटी का तो दिक्कत कोई है ही नहीं। वो खुद IAS, रिटायर्ड IAS हैं, तो इतना पैसा पेंशन के रूप में मिलेगा कि उनका जीवन चैन से कटेगा। लेकिन जिस जलालत से इस समय वो गुजर रहे हैं, उससे उन्हें उबरने के लिए खुद पहल करना चाहिए। अगर विपक्ष उन्हें मजबूर करे, विपक्ष उनके कपड़े फाड़े, तो ये उनके लिए शोभनीय नहीं है। और मुझे उम्मीद है कि भारत की जनता अब वोट चोरी के मामले को गंभीरता से ले रही है, क्योंकि उसके सामने एक के बाद एक तथ्य आ रहे हैं। पहले महादेवपुरा का आया कि कैसे थोकबंद गायब हुए, कैसे थोकबंद जुड़े, और अब ये आ गया राजौरा का और आलंद का कि कैसे जिसका नाम उसे पता ही नहीं और मतदाता सूची से हट गया। SIR में बिहार में भी यही हो रहा है। बहुत से लोगों को पता ही नहीं कि उनके नाम ने, उनने अपना नाम हटाने के लिए कोई आवेदन BLO को दिया और उनके नाम से आवेदन चला गया। 6-6 हजार आवेदन चले गए। तो दाल में काला नहीं है, पूरी दाल काली हो गई है। इसलिए दाल जिस बर्तन में बन रही है उसको बदल दीजिए, पूरी दाल बाहर फेंकिए, नई दाल डालिए, नया पानी डालिए, नई गैस जलाइए, तब कहीं जाकर के दूध का दूध, पानी का पानी होगा। हमें उम्मीद है कि हमारे जो चक्षुदर्शी के जितने भी दर्शक हैं, भले ही थोड़े हों, लेकिन वो भी अपने ज्ञान चक्षु खोल कर रखेंगे और इस बिंदु पर, इस मुद्दे पर लगातार बहस को आगे बढ़ाएंगे। प्रतिक्रिया देके, इस वीडियो को लाइक करके, इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा करके, और इसे सब्सक्राइब करके। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार, जय भारत।